हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, इस टाइम हमें हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। भले ही आपको दिन रात एक करना पड़े, करिए, क्योंकि यही वो वक्त है। इसके बाद आपके पास कुछ खोने को है नहीं। अगर आप सोचते हो कि बस मौज मस्ती में पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में पूरे किताब से, यानी चैप्टर 1 से लेकर के आपका चैप्टर 13, बोले तो 13वें चैप्टर तक के जितने महत्वपूर्ण टिप्पणी वाले क्वेश्चन हैं, उन सबका निपटारा बहुत सिंपल तरीके से कर देते हैं। और इसके लिए ध्यान देना, हम 100 में 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिखाई पड़ेंगे। पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, 100% श्योर। क्योंकि भैया ये विगत ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, जो भी हमने बताया है बाहर का कुछ भी नहीं आया है। ठीक है ना? तो इससे बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। खास तौर पे जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपके 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर में भी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, अच्छे से इनको समझते चलना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन क्या है? बोलेगा अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है। और वैसे भी रटाना हमारी फितरत में नहीं, बायोलॉजी में तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अनिषेक फलन, क्या कह रहा है? अनिषेक फलन बोल रहा है। देखिए बच्चों, जितने भी फल तैयार होते हैं, उन फलों के तैयार होने के लिए एक प्रक्रिया होती है। जैसे हमें पता है कि पहले पुष्प में क्या होगा? परागण होगा। परागण के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर उसके बाद निषेचन के बाद ही जो अंडाशय होता है, अंडाशय का परिपक्व भाग ही क्या बनाता है? फल बनाता है। यानी निषेचन के बाद क्या होता है, यहां से समझना कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये तो परागण होना ही होना है। तो निषेचन के बाद क्या होगा बच्चों? अंडाशय से जब फल बनता है, तो ये क्या है? जनरली सभी में होता है, लेकिन कभी कभार कुछ पौधे में ऐसा भी होता है कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाए? जब फल का निर्माण हो जाए प्यारे बच्चों, तो उस घटना को अपन बोलते हैं अनिषेक फलन। और ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल। हमने क्या बताया कि अक्सर यही होता है कि निषेचन के बाद ही अंडाशय का परिपक्व भाग फल बनाता है, लेकिन जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाए, तब इस घटना को अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। और ये फल अधिकांशतः बीज रहित होते हैं, यानी इनमें बीज नहीं होता। अगर होता भी है तो वो जनरली क्या होता है? तैयार उससे पौधा बहुत कम ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। लिखेंगे प्रायः निषेचन के बाद अंडाशय फल में क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही जब अंडाशय फल में विकसित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तथा ऐसे फल को, यानी इससे प्राप्त फल को अनिषेक फल कहते हैं। जैसे में केला, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास, इन सबको आप देखिए तो इन सब में प्यारे बच्चों, जैसे में केला, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास आदि, ये सब कौन से फल हैं? अनिषेक फल। यानी इनमें जो फल का निर्माण होता है वो निषेचन के बिना ही अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, और अनिषेक फलों में जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि बीजांड से ही बीज बनता है। लेकिन ऐसे फल में बीजांड बीज में नहीं बदलता है, अर्थात इनमें जो फल होता है वो बीज रहित होता है, बीज नहीं होता। अगर होता भी है तो परिपक्व नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, काफी प्यारा सा टॉपिक है। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है।
ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। विपुंसन किसे कहा जाता है? देखिए समझने की जरूरत है, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं। विपुंसन किसे कहते हैं, इस पे आएगा विपुंसन। अब देखिए जरूरी नहीं कि बस टिप्पणी कहेगा कि टिप्पणी लिखिए, भाई हो सकता है पूछ लेगा कि विपुंसन किसे कहा जाता है या विपुंसन क्या है, विपुंसन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आता है, या इसी को बंध्याकरण भी कहा जाता है। देखिए विपुंसन होता क्या है, समझने का प्रयास करिए। विपुंसन में होता क्या है, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों हो, द्विलिंगी पुष्प में जब नर जननांग को, बोले तो नर जननांग, अब नर जननांग भाई पुष्प का नर जननांग क्या होता है, नर जननांग क्या होता है जरा बताइएगा। नर जननांग में आता है, जैसे इसमें क्या कहते हैं, परागकोश, परागकोश प्रमुख यही, क्योंकि इसी के अंदर तो पराग को कण होता है। तो जब क्या होता है, नर जननांग यानी परागकोश को परिपक्व होने से पहले, यानी जब ये पूरी तरह परिपक्व ना रहे, तैयार ना रहे, ठीक है, परिपक्व होने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, इसे काट कर निकाल दें, काट कर निकाल दिया जाए। यानी जैसे पुष्प है, पुष्प में नर और मादा पुष्प दोनों है, तो नर वाले भाग को जैसे पराग कोष फूटने ना पाए, ठीक है, इसके परिपक्व होने से पहले ही उसे चिमटी से या किसी अन्य तरीके से उसको निकाल दिया जाए और वहां पर केवल मादा वाला पुष्प रहे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए ताकि स्वपरागण ना होने पाए। तो ये जो प्रक्रिया करते हैं, इसी प्रक्रिया को ही विपुंसन कहते हैं। एकदम सरल शब्दों में समझिएगा कि जब द्विलिंगी पुष्प में पुष्प के नर जननांग यानी पराग कोश को काट कर निकाल दिया जाता है, तब इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चों, तब इस घटना को कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं बबुआ, विपुंसन। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, हमने बताया ना, इसमें पराग कोश को परिपक्व होने से पहले ही चिमटी से काट कर निकाल देते हैं ताकि परागण यानी स्वपरागण न होने पाए, क्योंकि अगर नर और मादा फूल दोनों एक जगह रहेंगे तो परागकण निकल कर चला जाएगा उसमें। तो इसीलिए फिर इसमें क्या करते हैं, अपनी इच्छानुसार उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प का परागकण लाकर उस पर छिड़क देंगे, क्योंकि वहां तो नर वाला निकाल देते हैं। तो ये होता है विपुंसन में। ठीक, लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं लिखना कैसे है। अपने को लिखेंगे कि किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांग जैसे पुंकेसर या फिर परागकोश को उसके परिपक्वन से पहले ही यानी तैयार होने से पहले ही निकाल देना यानी हटा देना क्या कहलाता है, विपुंसन। और विपुंसन की जो प्रक्रिया होती है वो कृत्रिम संकरण में पुष्प के स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। और विपुंसन या बंध्याकरण हमने बताया में पौधे के जो द्विलिंगी पुष्प के क्या करते हैं, पराग कोश को उसकी कलिका अवस्था में ही चिमटी से निकाल दिया जाता है, यानी जो तैयार नहीं रहता है तभी। ठीक है, एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में क्या करते हैं, चयन करते हैं। फिर उसके बाद क्या उसी जाति का कोई नर पुष्प का क्या लाएंगे, यानी परागकण लाएंगे, उस पर छिड़क देंगे। ठीक है ना, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो टॉपिक है वो है बहुभ्रूणता। क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोलॉजी में आधे से ज्यादा टॉपिक तो बस आपको शब्द से ही पता चल जाएगा, नाम ही है बहुभ्रूणता। देखिए अक्सर क्या होता है, याद रखना बच्चों, कोई भी बीज हो, किसी भी फल के बीज में क्या होता है, एक ही भ्रूण होता है। ठीक, अधिकांशतः एक बीज में क्या होता है, एक ही भ्रूण होता है। लेकिन जब क्या हो जाए वहीं पर अब एक से अधिक जब भ्रूण हो जाए तब वो प्रक्रिया ही बहुभ्रूणता कहलाती है। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। देखिए प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कभी कभार एक ही बीज में जब एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाएं
तो इस घटना को बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, और बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किसमें, संतरे में किया था। बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। किसमें किया था, सर्वप्रथम संतरे में किया था। याद रखना प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी प्यारा सा टॉपिक ये भी है। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोहरा निषेचन। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, दोहरा निषेचन क्या है, द्विनिषेचन कहेगा इसी को, या इसी को बोल देगा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, चाहे द्विनिषेचन आए चाहे दोहरा निषेचन आए। इसको थोड़ा एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, वैसे में लगेगा कि परिभाषा बड़ी लंबी है, एक लाइन वाली भी परिभाषा है, बट एक लाइन वाला नहीं लिखना, क्योंकि अक्सर ये या तो 2 नंबर में आता है या 3 नंबर में। ठीक है, और 1 नंबर में तभी होता है भैया जब क्या हो जाए, एक लाइन लिखना होता है, तो एक लाइन नंबर में ये नहीं आता है, याद रखना। तो दोहरा निषेचन है क्या, तो दोहरा निषेचन समझते हैं। देखिए पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक होते हैं, तो दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे समझते चलना, जो नर केंद्रक होता है, यहां पे जो नर केंद्रक होता है, थोड़ा इधर लिखते हैं, नर केंद्रक। ठीक है, यानी पराग नलिका में ये जो नर केंद्रक होगा वो क्या है, नर युग्मक की तरह व्यवहार करता है, तथा ये जब भ्रूण कोश में प्रवेश करेगा, यही जब भ्रूण कोश में जब ये प्रवेश करता है, तो वहां पहुंचने के बाद एक नर युग्मक, इसमें से ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो नर केंद्रक की तरह या नर युग्मक की तरह। इसमें से क्या करता है, एक जो नर युग्मक होगा, यहां पे ध्यान देना, एक नर युग्मक एक नर युग्मक किसके साथ संलयित हो जाता है, अंड कोशिका से, अंड कोशिका। ठीक है, यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाएगा, और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से, दूसरा नर युग्मक जो होगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक से। ठीक है, बस आपको यही समझना है, यही समझना है प्यारे बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं समझना है। बस ये ग्राफ समझ जाइए। देखिए क्या कह रहा है कि जो पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, पराग नलिका में जो नर केंद्रक होता है वो नर युग्मक की तरह व्यवहार करता है, यानी वो नर युग्मक का काम करेगा। और जैसे ही ठीक है भ्रूण कोश में पहुंचता है, तो यहां से ये जो इसमें 2 नर युग्मक होते हैं, उसमें से एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ में निषेचित हो जाता है, और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचित हो जाता है। ठीक है ना, इसके साथ यहां पे नजर डालें तो एक बार निषेचन यहां हो रहा है और एक बार निषेचन यहां हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां पर एक ही भ्रूण कोश में, ठीक है, आप यहां पे नजर डालें प्यारे बच्चों, एक ही भ्रूण कोश में क्या हो रहा है, 2 बार, यहां पे देखिए 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। एक ही भ्रूण कोश में देखिए 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, इस कारण ही इसे क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक, और बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है किस प्रकार के पौधों में होता है, तो दोहरा निषेचन आवृत बीजीय पौधों में होता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ।
ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे आते हैं। अगला टॉपिक अगला है कि उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत ही प्यारा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना एग्जाम के नजरिए से। कोई साल ऐसा नहीं जाएगा जब ये क्वेश्चन ना पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 100 में 100% पूरे दावे के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं, हर एक सेट में घुमा फिरा के यही रहते हैं। और वैसे भी बायोलॉजी में एकदम फिक्स होता है, अदर सब्जेक्ट की तरह है नहीं कि हाँ आएगा कि नहीं आएगा, इसमें फिक्स है, श्योर है, आना यही है। देखिए उल्ब वेधन किसे कहते हैं समझने का प्रयास करिएगा। इसमें आपको रटना नहीं, बस एक फिगर समझ लीजिए, पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। ये एक मान लेते हैं क्या है, एक थैली है, झिल्ली नुमा संरचना है, इसमें क्या है, एक भ्रूण है। एक क्या है, भ्रूण। एक भ्रूण है। अब देखिए जो ये उल्ब वेधन तकनीक होती है, उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस होता क्या है इसमें, बस वही आपको समझना है। ये क्या है, बस यही आपको समझना है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग करके गर्भ में पल रहे जो भ्रूण के अंदर क्या असामान्यताएं होती हैं या उसमें क्या कोई विकार है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें करते क्या है, एक इंजेक्शन के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, इसमें जैसे एक इंजेक्शन के माध्यम से एमनियोटिक द्रव निकाल लेते हैं। ये क्या है देखिए, बताया है एमनियोटिक द्रव। तो एक इंजेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव निकाल लिया जाता है, ठीक है। और इसको लेकर के यहां पे जब द्रव निकाल लेते हैं तो इसका जो नमूना होता है, सैंपल होता है, उसे लैब में उसका जांच करते हैं, जिसके कारण ये गर्भ में पल रहे भ्रूण की स्थिति का पता लगता है, ठीक है, कि हाँ उसमें कोई विकार है, कोई मतलब रोग है, या फिर उसकी आयु, यहां तक कि इससे लिंग का भी परीक्षण हो जाता है कि हाँ जो गर्भ में पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है, इस बात का भी पता चल जाता है। और यही कारण है कि इस टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो कन्या भ्रूण हत्या के रूप में आज के टाइम में बहुत किया जा रहा है, यानी इससे कन्या भ्रूण हत्या को भी बढ़ावा मिल रहा है। जबकि कन्या भ्रूण हत्या यानी जो भ्रूण हत्या है वो बहुत बड़ा कानूनन अपराध है, फिर भी ये चोरी चुप्पा काम चल ही रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये कुछ होता है क्या चीज, एमनियोसेंटेसिस या उल्ब वेधन बोलते हैं। लिखना कैसे बबुआ, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण भ्रूण की गुणसूत्री असामान्यता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव यानी गर्भ के चारों तरफ क्या होता है, ठीक, जो भ्रूण होता है, शिशु होता है, उसके चारों तरफ जो क्या है, एक झिल्ली होती है, उसमें पूरा द्रव भरा होता है, ठीक है। तो वो द्रव क्या कहलाता है, एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया जाता है तथा इस द्रव का जो नमूना होता है यानी सैंपल लेकर के इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच हो जाती है, हमने बताया, इससे यह भी पता चल जाएगा कि यह लड़का है कि लड़की है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है।
जबकि भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। यानी लिंग की परीक्षण करवाना क्या है, कानूनन अपराध है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका चोरी चुप्पा हो रहा है, दुरुपयोग। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी प्यारा सा टॉपिक है। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि चिकित्सीय सागर्भता समापन, एमटीपी, या फिर इसी को बोलेगा सागर्भता चिकित्सीय समापन, आगे पीछे, या कभी कभार डायरेक्टली बोलेगा एमटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये भी। वैसे सारे टॉपिक अपने आप में धुरंधर है, याद रखना कि चिकित्सीय सगर्भता समापन होता क्या है। देखिए नाम ही है चिकित्सीय, यानी चिकित्सा के रूप में, मतलब एमटीपी, एम का मतलब मेडिकल, टी का मतलब टर्मिनेशन, पी का मतलब प्रेगनेंसी, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाता है। तो इसका अगर देखें तो परिभाषा आपके एक लाइन से समझ में आ जाएगी। चिकित्सीय मतलब चिकित्सीय तरीके से, मेडिकल तरीके से, सागर्भता यानी प्रेगनेंसी को, ठीक है, समापन यानी समाप्त कर देना। तो कहने का अर्थ यह होता है कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही क्या कर देना, भ्रूण को नष्ट कर देना या समाप्त कर देना ही कहलाता है चिकित्सीय सागर्भता समापन। ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में कि यानी लिखेंगे कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। देखिए यह प्रक्रिया गर्भावस्था के प्रथम तिमाही, यानी यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही तक सेफ रहेगी, या फिर यूं कह लें 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। मतलब तब तक अगर ये करवा लिया जाए तब एकदम सुरक्षित है, और यह प्रक्रिया नहीं उसके बाद दिक्कत हो जाती है, यानी तब उसके बाद नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि तब उसके बाद भ्रूण लगभग तैयार हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन वही चीज, यह प्रक्रिया कानूनन अपराध है। ठीक, कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है ये भी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब ये कराना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भ्रूण को नष्ट कर देना ये भी तो आएगा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा। इसके पहले जो हमने देखा कन्या भ्रूण हत्या में ही आएगा, यानी भ्रूण हत्या में आएगा, चाहे वो कन्या हो चाहे, ठीक है, ना हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, कुछ केसेस में ये करवाना मतलब आवश्यक हो जाता है, तब ये अपराध नहीं माना जाता। कैसे, जैसे बलात्कार में उत्पन्न गर्भ। अब बलात्कार की, जैसे किसी महिला का बलात्कार हो जाए, अब उसके दरमियान क्या होता है, वो महिला प्रेग्नेंट हो जाए, तब क्या है कि उसे समाज एक अलग नजर से देखेगा कि हाँ किसकी संतान है, क्या है, इसको समाज में बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, इसको बहुत, मतलब ये है समाज एक अलग तरीके से देखेगा, तो वो चीज होती है ना, तब ये करवाना सुरक्षित रहता है। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ। जैसे असुरक्षित यौन संबंध से, कहने का मतलब ये है कि कोई जैसे बीमारी वगैरह हो, ठीक है, किसी कोई जैसे मान लेते हैं कोई बीमारी के दरमियान कोई आंतरिक संक्रमण है, या फिर कोई ऐसी घातक बीमारी है उस दरमियान ऐसा हो जाता है, तब भी ये क्या है, ऐसा ये एमटीपी कराया जा सकता है। तीसरा है जैसे शिशु में जन्मजात रोग, मान लेते हैं कि कोई क्या है, जन्मजात रोग, माता पिता से कोई रोग वो उसके शिशु में जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, तब ये करवाना आवश्यक हो जाता है। अगला है गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर उत्पन्न गर्भ। जैसे कोई दंपति हैं, या जैसे वो संतान नहीं चाहते हैं, कि हाँ उनको ऑलरेडी एक दो संतान है, वो नहीं चाहते हैं, उन्होंने गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया, जैसे माला डी है, सहेली है, इनका इस्तेमाल किया, उसके बाद भी क्या है, प्रेगनेंसी हो गई, तब ऐसे केसेस में भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जा सकता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया, चलिए नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है
हमारा अगला टॉपिक है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये तो अपने आप में बहुत लाजवाब टॉपिक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या होती है? कभी कभार तो 3-3 4-4 सेट पे ये कब्जा कर लेता है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा किसी भी मतलब किसी भी दोषी, कोई अब दोषी मतलब कि जो हम यूं कह सकते हैं कोई अपराधी, खूनी, बलात्कारी, संतान, माता पिता, इन सब की पहचान की जाती है। ठीक है ना? किसके अंतर्गत? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत। अब इसमें कई लॉजिक होता है, मतलब कई स्टेप होता है। इसकी प्रक्रिया हमने जो लॉन्ग वाली क्वेश्चन है उसमें बताएंगे। ठीक, उस इसमें करते क्या है, जैसे डीएनए को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको क्या है गर्म किया जाता है, फिर जिलेटिन पर सुखाया जाता है, फिर उसका सैंपल लेकर के फिर जिसके ऊपर संदेह होता है उससे उसका डीएनए मैच कराते हैं, तब जाकर के ये पूरी प्रक्रिया सब कुछ किया जाता है। बट यहां पर टिप्पणी में अपने को ऊपर ऊपर समझना है कि इस तकनीक के द्वारा क्या है कि किसी व्यक्ति के डीएनए से किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए से क्या है मैच कराया जाता है। ठीक है, और उसमें समानता और असमानता को देखते हैं। और इसमें जो माध्यम होता है, ठीक, माध्यम में जैसे लार हो गया, वीर्य हो गया, योनिद्रव हो गया, ठीक है, इन सबके द्वारा पहचान की जाती है। तो लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी, पैतृत्व की पहचान की जाती है। पैतृक मतलब वही चीज माता पिता की। ठीक है, होता है ना कि कभी कभार क्लेम कर देते हैं कि हाँ मैं इनका, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे माता पिता है, दुनिया भर का ऐसा। ठीक है, वही चीज। तो इस तकनीक में किसी व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। और इस तकनीक के बारे में सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर्य, योनिद्रव या अन्य पदार्थों से क्या करते हैं, डीएनए को कलेक्ट करते हैं, तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं, यानी जिसके ऊपर शक हो उसका भी सैंपल लेंगे, फिर उसमें समानता को देखते हैं और इसी आधार पर डीएनए मैच कराया जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है? परख नली शिशु, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसी को आईवीएफ क्या कहा जाता है? आईवीएफ कहा जाता है। आईवीएफ बहुत ज्यादा पूछता है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईवीएफ तकनीक क्या है, कई बार करवा चुके हैं। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है। जो आईवीएफ तकनीक है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखना कि आईवीएफ क्या होता है। आज के टाइम पे आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, जगह जगह होर्डिंग बैनर लगा है कि हाँ आईवीएफ के लिए, टेलीविजन पर भी आईवीएफ का आता है। आप मैच वगैरह देखेंगे तो बहुत सारा एड्स वगैरह चलता है टीवी वगैरह पर। तो ये आईवीएफ जो एक्चुअल में है क्या? आईवीएफ कह लें, फरक नली शिशु कह लें, इसी को पात्रे निषेचन, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी, कई नाम से जाना जाता है। तो आईवीएफ एक ऐसी तकनीकी है जिसमें उन दंपत्ति को, दंपत्ति यानी पति पत्नी, उन दंपत्ति को संतान का सुख प्रदान किया जाता है जो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते, यानी नेचुरल तरीके से उनको बेबी नहीं होता है। इसमें होता क्या है, इसमें तब ये प्रक्रिया क्या कहते हैं तकनीक प्रयोग में लाई जाती है जब पुरुषों में या तो शुक्राणुओं की संख्या कम हो या फिर महिलाओं में गर्भ धारण नहीं होता, यानी गर्भ नहीं ठहरता, उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना? यानी वहां पे शुक्राणु और अंडाणु वो मीटिंग नहीं कर पाते हैं, यानी निषेचित नहीं हो पाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तब इसको जाकर के जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उतने ही टेम्परेचर पर क्या करते हैं, शरीर के बाहर लैब के अंदर शुक्राणु और अंडाणु को मिलाया जाता है। ठीक है ना? यानी एक परख नली के अंदर, एक
परख नली के अंदर क्या करते हैं, जैसे शरीर का जितना टेम्परेचर हो, ठीक है, जितना बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी के जितना ताप क्या है क्रिएट करेंगे लैब के अंदर, और वहीं पर अंडाणु ले लेंगे और शुक्राणु, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु को वहीं पर मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद, और जब ये मिलाएंगे जाइगोट्स के द्वारा, यानी जो भ्रूण बनेगा, ठीक है ना, जो युग्मनज यानी जाइगोट भ्रूण बनेगा, इसे फिर से क्या करेंगे, गर्भाशय में, फिर से महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर फिर से इस भ्रूण का जो पालन पोषण है वो एकदम नॉर्मल बेबी की तरह होने लगता है, और उस महिला के गर्भ से ही 9 माह के बाद बच्चे का जन्म होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ तकनीक। चलिए देखते हैं क्या लिखना है, 1 मिनट, तब तक पहले पानी पी लें प्यारे बच्चों। देखिए लिखेंगे कि यह तकनीक उन दंपतियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिनमें या तो पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है, या फिर स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है। इस तकनीक में प्रयोगशाला में पत्नी के अंडाणु को पति के शुक्राणु से एक परख नली में निषेचित कराया जाता है, यानी जितना शरीर का तापमान है उतने ही तापमान पर, ठीक। इसके बाद तैयार भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर भ्रूण का विकास स्त्री में सामान्य रूप से होता है, तथा 9 माह के बाद बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, और इस प्रकार से प्राप्त शिशु को ही परख नली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान होती है, ठीक है ना, मतलब इसमें वैसे देखें तो लैब में बहुत डिफिकल्ट होती है, हालांकि इसमें पैसा भी बहुत लगता है, इसमें लगभग 2 से 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख भी लग सकते हैं। ये प्रक्रिया वैसे बात कर लें तो महंगी है, ठीक, वो मतलब क्या कहते हैं, हॉस्पिटल के सुविधा पर निर्भर करती है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, हो गया ना। आगे चलते हैं, अगला जो आपका टॉपिक है वो है क्रो-मैग्नान मानव। क्रो-मैग्नान मानव क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। क्या कहेगा, क्रो-मैग्नान मानव क्या है, तो देखिएगा, देखिए क्रो-मैग्नान मानव ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस फॉसिलिस होता है, और क्रो-मैग्नान जो मानव है वो आधुनिक मानव से अधिक, मतलब के अधिक समीप है, यानी उनके यूं कह लें पूर्वज के रूप में है, ठीक है। और आधुनिक मानव का जो विकास है लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मैग्नान मानव से चतुर्थक कल्प में हुआ था, और क्रो-मैग्नान मानव लगभग 50,000 वर्ष पूर्व ये विकसित हुए। और इनके बारे में बात कर ले, इनमें कुछ लक्षण, तो इनकी लंबाई लगभग 150 से 180 सेमी थी, यानी लंबे चौड़े हुआ करते थे। इनका चेहरा चौड़ा, भौहें हल्की तथा ठोड़ी क्या थी, स्पष्ट थी। ये कला प्रेमी, बुद्धिमान और मुर्दों को दफनाते थे, यानी कला का भी ज्ञान था, बुद्धिमान भी थे, और साथ ही साथ ये क्या है, मुर्दों को दफनाया करते थे, यानी इसके बारे में भी जानकारी थी इन्हें, ठीक है ना। तो ये हो जाता है क्रो-मैग्नान मानव के बारे में। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबता या अमीबिएसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर इसी को कह लें कि अमीबीय पेचिस। अब तो समझ गए होंगे कि भाई पेचिस के बारे में है। देखिए पेचिस के बारे में बात कर लें बच्चों, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी ये एक क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक है। किसके द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है।
तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये मानव शरीर की आंत में पाया जाने वाला अंतः परजीवी प्रोटोजोअंस होता है जो अमीबीय पेचिस अमीबता या अतिसार रोग उत्पन्न करता है और घरेलू मक्खी इसकी वाहक होती है। यानी इसको फैलाने का काम कौन करती हैं? मक्खियां करती हैं, ठीक है ना। और रोकथाम में बात कर ले, वैसे भाई वाहक का काम किसका होता है? जो मादा होते हैं। वैसे भी फैलाने का काम कौन करती हैं? स्त्रियां करती हैं, है ना। कोई भी बात हो फैलाने में देखो कितना तेज फैलता है ना। बुरा मत मानना भैया, ठीक है ना। लेकिन ये बात सच है, एकदम 100%। उनसे तेज कोई फैला नहीं सकता, ठीक है। वो एक दूसरे को बताएंगी कोई भी बात हो। इसीलिए कहते हैं ना कि वाहक ज्यादातर रोग में जो है मादा होती है। अब चाहे डेंगू में ले लो मादा मच्छर, ठीक है, मलेरिया में ले लो मादा मच्छर, आप हाथी पांव बीमारी में ले लो मादा मच्छर, ठीक है। इसी तरह चाहे क्या कहते हैं हीमोफीलिया है आपका, उसके बाद हीमोफीलिया फिर वर्णांधता है, तो उसमें भी वाहक क्या है? स्त्रियां होती हैं। यहां भी वाहक के रूप में है मक्खियां होती है। तो सब में जो फैलाने का काम किसका है? वाहक कौन है? मादा है। मादा मतलब क्या है? जो फीमेल है, ठीक है। तो हर जगह वही फैलाती है। वो किसी दूसरे को बताएंगी और बोलेंगी कि ये बात किसी और को मत बताना। वो महिला किसी और को बताएगी लेकिन वो भी दूसरे को बोलेगी किसी और को मत बताना, और वो तीसरे को बताएगी, कहेगी किसी और को मत बताना। ऐसे में पूरा मोहल्ला जान जाएगा, फिर भी बोलेंगी किसी और को मत बताना, ठीक है। अब चलिए रोकथाम में देख लेते हैं। रोकथाम क्या है? सबसे पहला कि प्यारे बच्चों, भोजन को अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। यानी अगर अमेबी पेचिस से बचना है तो भोजन को अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए तथा फल सब्जियों आदि को ठीक प्रकार से धोना चाहिए। दूसरा है नियमित रूप से नहाना, नाखून काटना, भोजन से पूर्व हाथ धोना चाहिए। तीसरा है स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए और रोगी को स्वस्थ मनुष्यों के से मतलब क्या कहते हैं, रोगी को जो स्वस्थ मनुष्य से अलग रहना चाहिए ताकि उनमें अंदर ये संक्रमण ना फैले। अब जब पूरी तरह सही हो जाओ तब चाहे जितना पास में रहो, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसे भी कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। देखिए ये सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला ना कि हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं बाहर का नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन की बात अलग है, नहीं पूरे आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों आपके पूरे हम जो बता रहे हैं पूरे के पूरे मिलेंगे, इतना गारंटी ले रहे हैं, याद रखिएगा। अब आपकी ये जिम्मेदारी होती है, आपका इतना फर्ज है कि आप कितना तैयार कर पाते हो, ठीक है। ये आप पर निर्भर करता है। देखिए टीकाकरण क्या है, टीकाकरण किसे कहते हैं। कभी कभार इसी को जैसे या टीका क्या है इस पर बोल देगा टीका पर टिप्पणी, या टीके को ही अंग्रेजी में, अंग्रेजी शब्द वैक्सीन है लेकिन हिंदी में ही लिख देता है वैक्सीन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए टीका होता क्या है, जो टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगता है, वो है क्या? तो मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ को ही टीका कहते हैं। और जब इस टीके को शरीर में क्या किया जाए, प्रविष्ट करा दिया जाए, यानी इंजेक्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। अब टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और टीका जो है स्मृति, यहां स्माते लिखा है, स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाते हैं, ठीक है। कौन? टीका, जो रोगाणु जनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं। जैसे जहरीले सर्प के काटने पर या टिटनेस में जो टीके लगाए जाते हैं उनमें पहले से ही निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को जहरीला सर्प काट लेता है, या फिर हम बात कर लें कि जो टिटनेस वगैरह में जैसे कुत्ता वगैरह, कुत्ता बिल्ली बंदर ये काट लेते हैं, तो जो इंजेक्शन टिटनेस का लगता है, ठीक है, या फिर जैसे कोई नुकीला मतलब कोई ऐसा धातु का जैसे हथियार लग जाता है ना, फावड़ा कुल्हाड़ी, इन सब में जो इंजेक्शन लगता है, तो उनमें पहले से ही ये प्रतिरक्षी होते हैं जो स्मृति कोशिकाएं बना लेते हैं, यानी रोगाणुओं से लड़ने की इनके अंदर क्षमता आ जाती है, ठीक है, और एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो जाता है टीकाकरण। नोट कर लीजिए बच्चों। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कि अल्कोहल दुष्प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी अल्कोहल क्या है और इसका दुष्प्रयोग क्या होता है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर भी बताया है, ठीक है, याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। देखिए अल्कोहल का दुष्प्रयोग क्या होता है। सबसे पहले अल्कोहल है क्या, तो अल्कोहल के बारे में जानते हैं कि ये दुनिया में सबसे अधिक पिया जाने वाला यानी मादक पेय पदार्थ है, यानी जो पीने के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाला मादक पेय पदार्थ अल्कोहल होता है, ठीक है, जिसे एक सामान्य भाषा में शराब या मदिरा के नाम से जानते हैं, ठीक, और इसका जो सूत्र होता है C2H5OH। अल्कोहल में हालांकि बहुत सारे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का होता है, ठीक है, और यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ होता है, ठीक, और इसका दुष्प्रयोग क्या है, यानी यूथ या फिर अन्य व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है कि इसके प्रयोग से तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है, एकदम कमजोर, यानी सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है, जिसमें आत्म नियंत्रण में कमी, मस्तिष्क कमजोर होना, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाना, ठीक है, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त होना, एकाग्रता में कमी होना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा होता है कि व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है। जाहिर सी बात है, अब लगातार आदमी शराब पिएगा, शराब की मतलब लत से एकदम बर्बाद हो जाएगा, तो वो अब ऐसा तो है नहीं वो अंबानी बन जाएगा, वो तो कंगाल हो जाएगा। अब जो वो कंगाली के रास्ते पे चल पड़ा है, तो वो हो सकता है कहीं और हाथ मार रहा हो, जब पैसे ना मिले तो वो खुद के ही घर में चोरी करेगा, तो अपने ही घर में चोरी का सहारा वो लेने लगेगा। दूसरा है, इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, यानी इससे क्या, जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों कि उससे हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, और जब इसमें ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा या कम होने की प्रबल संभावना होगी, जो वैस होती हैं या जो ट्यूब होती हैं जिनमें रक्त संचार है, वो क्या है, फटने का उससे खतरा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा है कि व्यक्ति बर्बरता और हिंसा का रूप ले लेता है। अब व्यक्ति बर्बरता और हिंसा का रूप का मतलब क्या है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा गाली गलौज करने लगेगा, उससे कोई थोड़ा ही इधर उधर बात किया वो लड़ाई झगड़ा मारपीट इन सब पे आ जाएगा। तो ये हो जाता है अल्कोहल का दुष्प्रयोग, कि अल्कोहल का व्यक्ति के मानसिक जीवन या फिर यूं कह ले उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला है कि जैव उर्वरक क्या है, या इसी को बोलेगा जैविक खाद क्या है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैव उर्वरक बोलेगा या जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जैव उर्वरक किसे कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा ये क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। देखिए मिट्टी के अंदर, जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए और ये सूक्ष्म जीव सब क्या होते हैं, ये मिट्टी को दूषित करने के लिए ही नहीं होते हैं, या मिट्टी को प्रभावित करने के लिए ही नहीं होते हैं कि हाँ इसको दुष्प्रभाव डालें, नहीं, वो उनके दोस्त भी होते हैं। जैसे किसान का मित्र किसे कहा जाता है,
केचुआ को। तो आज के टाइम में देखो केचुआ एकदम लगभग लगभग खत्म ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाएं, साथ ही जो अब ये क्या कहते हैं रोटोवेटर वगैरह आ गया, तो उसमें काट बाल डालते हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की दवाइयां चल रही हैं, तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जा रहे हैं, इसलिए खेत दिन पर दिन बंजर होता जा रहा है। लेकिन अब अगर इनसे बचना है, अब उसके लिए देखिए बहुत सारे जगहों पर, यानी बहुत, अब अदर कंट्री में तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा केचुआ का पालन करते हैं, खेतों में डालते हैं। अपने यहाँ भी ये हो रहा है, लेकिन एक टाइम में ऐसा था कि केचुआ ही केचुआ खेत में दिखाई पड़ते थे। तो अगर ये खेती अच्छी करनी है तो जैविक उर्वरक या जैविक खाद का मतलब सहारा लेना होगा। अब जैव उर्वरक होते क्या हैं? तो जैव उर्वरक एक प्रकार के, यूं कह लें कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरता यानी मिट्टी की उपज बढ़ा देते हैं, या फिर यूं कह लें पौधों की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव ही क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक या फिर यूं कह लें जैविक खाद कहा जाता है। ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं, और ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, ये भी एक जैव उर्वरक है, नॉस्टॉक, ये भी जैव उर्वरक है, एनाबीना। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक, जैविक उर्वरक, ऐसे 2 जैविक उर्वरक के नाम लिखिए, तो ये नाम है। ठीक, ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। कभी कभार होता है कि इनका रासायनिक उर्वरक से तुलना कीजिए, तो ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरक जो क्षमता है उसको नष्ट नहीं होने देते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरक के अधिक उपयोग से दिन प्रतिदिन जो मिट्टी है वो बंजर हो रही है, साथ ही पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, ये बात आपको भी बखूबी पता है, क्योंकि जितनी भी ज्यादा ये आप डीएपी, पहले देखो आदमी अगर उसको आलू वगैरह के लिए अगर 1 बीघे में 1 बोरी डालना होता था, तो आज वही 8 से 10 बोरी इस्तेमाल कर रहा है। उसको लगता है जितना ज्यादा डालो उतनी ज्यादा उपज होगी। लेकिन आदमी दिन प्रतिदिन जो ये गोबर वाली खाद है, जिसमें सूक्ष्म जीव हैं, जो उसके खेत को बचाएंगे, खेत को बंजर होने से बचाएंगे, उसका उपयोग एकदम धीरे धीरे बंद ही करता जा रहा है। ठीक है, नहीं तो पहले देखा होगा कि बहुत ज्यादा गोबर, जो यूं कह ले गोबर से खाद बनती थी, जिसको कंपोस्ट खाद कहा जाता है, वो वाली खाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है जैव उर्वरक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया। चलिए अगला टॉपिक, बायोगैस। अब देखिए बायोगैस क्या है। बायोगैस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए बायोगैस या इसी को जैव गैस या इसी को प्राकृतिक गैस कई नाम से भी जानते हैं। अब जो बायोगैस होती है ये है क्या? तो बायोगैस एक विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण होता है। ठीक है, बायोगैस विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है, जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ के उपयोग से बनाई जाती है। यानी जो घर में कचरा निकलता है, फल वगैरह के जो फल हैं, सब्जी हैं, इनके छिलके, और उसके बाद जो जिसको पैरा कहा जाता है ना, धान का जो निकलता है, ठीक है, आपके यहाँ क्या कहते हैं आई डोंट नो। ठीक है, और उसके बाद जो ये भूसा वगैरह बचा है, या फिर अन्य कोई जैसे घास फूस है, ये जानवरों का मल मूत्र, गोबर, इन सब का, यानी ये जो वेस्ट होते हैं, इनको जब एक जगह गड्ढा खोदकर डाला जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? तो वहां पे जो गैस निकलती है, उससे जो गैस बनती है वो होता है गोबर गैस, क्योंकि ये गोबर से ही बनाई जाती है। तो वही चीज, इसमें सबसे ज्यादा जो होता है गैस कौन सी? मेथेन। बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान देना। तो इसे कैसे घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ के उपयोग से बनाई जाती है, और बायोगैस में मुख्य रूप से मेथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है।
ठीक है, जो मेथेन का उत्पादन करता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि बायोगैस में मेथेन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसे गोबर के द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब गोबर से तैयार करते हैं। यही कारण है कि इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोबर गैस। और इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। अब तो धीरे धीरे गांव में बहुत जगह गोबर गैस प्लांट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल गैस है। इसके फायदे ये हैं, कभी कभार पूछ लेता है इसके लाभ, जैसे एक तो प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, प्रदूषण नहीं होता है, और उसके बाद जो इसमें बचता है वेस्ट, व्यर्थ, उसे खेत में क्या है, खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, ये सब है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया। अगला देखिए, बीटी फसल, और इसको तो हमने बताया ही है। वैसे ज्यादातर टॉपिक आपके रिपीट मिलेंगे बच्चों, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे, और ये बात आपको हम बार बार बताते चले आए हैं। देखिए बीटी फसल होती क्या है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी कह लें या बायोटेक्नोलॉजी कह लें या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, तीन नाम कहते हैं। तो इसके द्वारा यानी जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा तैयार किया गया एक क्या आनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है। बहुविकल्पी में पूछा गया है और कई बार इसको एक नंबर वाले में पूछा जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए, बोल देगा ऐसे किसी दो आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए, तो याद रखना ये एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है, मतलब जिसमें आनुवांशिक तरीके से हेर फेर बदल करके एक नई प्रजाति तैयार की जाती है। जैसे अपने यहाँ एक बैगन की प्रजाति है, तो जब उसी बैगन में जीनी अभियांत्रिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी यानी साइंस के द्वारा कुछ हेर फेर करके उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स प्रविष्ट करा दिया जाए या उनकी एक ऐसी नस्ल तैयार कर दें जो बहुत ही हरे भरे हो, यानी उसमें ना तो दवा की छिड़काव यानी अंग्रेजी दवाओं के छिड़काव करने की जरूरत हो और उसको कीड़ा खाए अपने आप ही मर जाए, तो ये एक अद्भुत एक नई नस्ल हुई ना। तो ऐसी नस्ल को ही क्या कहा जाता है, यानी ऐसी फसल जो तैयार करते हैं उसी को बीटी फसल कहते हैं। बी का मतलब बैसिलस, टी का मतलब थुरिंजियंसिस, ये बीटी एक जीवाणु का नाम है, ठीक है। तो बीटी एक यानी बीटी जो होता है एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल है। बीटी फसल एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल है। इसे जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किया जाता है। इसमें बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, अभी बताया ना। और ये जीवाणु जो होता है बीटी विष उत्पन्न करता है। ठीक, जैसे पौधे में ये क्या करेगा, बीटी विष उत्पन्न करेगा। जब कोई कीट यानी कोई कीड़ा फसल को खाता है तो ये जो विष है उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देगा, यानी आहार नाल को डैमेज कर देगा, जिससे वो कीट है यानी कीड़ा है मर जाएगा। और ये जो फसल है कीट रोधी होती है, अर्थात कीड़ा इन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं कर पाएगा और इनमें अलग से कोई अंग्रेजी दवाओं के छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे में बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी टमाटर, बीटी मक्का आदि, ये सभी क्या है, बीटी फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला है कि प्रतिबंधन एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छूटा है कि प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है। देखिए प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहा जाता है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पूरा नाम है इसका। प्रतिबंधन एंडोस मतलब क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। इसे आणविक कैंची या आणविक चाकू कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया, आर्बर नामक वैज्ञानिक ने किया। ये क्या करता है, डीएनए को विशेष स्थानों से काटने का काम करता है। जैसे ये डीएनए है,
तो जैसे डीएनए के बीच में ये जो श्रृंखलाएं होती हैं, यानी इनके बीच में हमें पता है कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो कि हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो इनको काटने के लिए, जैसे यहां से मान लेते हैं कि काटना है, ठीक है, ऐसे ये क्या करता है, कुछ विशेष स्थानों से ही काटता है। तो क्या है कि प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काट सकता है और ये जीवाणु द्वारा प्रतिरक्षा साधन के रूप में संश्लेषित होते हैं। यानी जो डीएनए में ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ठीक, इनका जो कार्य होता है वो डीएनए को काटने का काम करना, यानी डीएनए खंड को अलग करना, ठीक है। और इसी कारण इनको आणविक मतलब चाकू कहा जाता है या आणविक कैंची कहा जाता है। और जबकि लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा जीन चिकित्सा क्या है, और जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीन चिकित्सा किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, देखिए नाम ही है जीन चिकित्सा, नाम है जीन चिकित्सा। तो जीन चिकित्सा होता क्या है, तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई जैसे दोषपूर्ण जीन है, तो उस दोषपूर्ण जीन को किसी स्वस्थ जीन के द्वारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक की सहायता से क्या कर देना, हटा देना। ये तकनीक मतलब प्रक्रिया किया जाता है जीन चिकित्सा के अंतर्गत। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोषपूर्ण जीन है, तो उस जीन को हटाकर उसके स्थान पे कोई स्वस्थ जीन प्रवेश कराया जाता है, जो क्या करेगा, अपनी मतलब एक्टिविटीज यानी अपनी पूरी क्रियाविधि को संचालित उस व्यक्ति के शरीर में करता है, ठीक। तो लिखेंगे जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है, ठीक। जैसे किसी के अंदर एकदम निष्क्रिय बेकार वाला दोषपूर्ण जीन है, तो उसके स्थान पर एक स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदल दिया जाता है। और जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करता है। और जीन चिकित्सा की बात कर ले तो जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 साल की लड़की में डाईएमिनेज क्या होता है, मतलब एडेनोसिन डाईएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यानी पहला प्रयोग सन 1990 में 4 साल की लड़की में, ठीक है, ये प्रयोग किया गया था, यानी जीन चिकित्सा का। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक सहभोजिता। ये तो पूछो ही ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, लेकिन रटना नहीं है। सहभोजिता क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है। पूरा किताबी लैंग्वेज हम रटाएंगे नहीं, वैसे भी रटाना हमारी फितरत में नहीं, और ये चीज हम आपको बार बार बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि दो जीवों के बीच, पहले समझ लो परिभाषा में, कि दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि होती है, तो इस संबंध को क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। देखिए मान लेते हैं कि हम दो जीव ले लेते हैं, यहां पर एक कोई फर्स्ट वाला जीव है, यहां पे कोई एक सेकंड वाला जीव है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब ये दो जीव हैं,
अब इन दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें कह रहा है एक जीव को इस दूसरे के कारण, एक जीव को इस दूसरे के कारण क्या हो, लाभ हो। जैसे इसको मान लेते हैं कि लाभ हो, इस वाले को लाभ हो, और जो दूसरा जीव है इस दूसरे जीव को इसके कारण ना तो कोई लाभ हो ना लाभ हो और ना हानि हो, ना लाभ हो ना हानि हो। तो ऐसा जो संबंध कहलाता है वो कहलाता है क्या चीज, सहभोजिता। सहभोजिता याद रखना बच्चों, बस ये ग्राफ समझना बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने क्या बताया, परिभाषा रटने की जरूरत ना है। दो जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध या होने वाला ऐसा संबंध या इनके बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को दूसरे के कारण लाभ होता है और दूसरे जीव को पहले के कारण ना तो लाभ हो ना हानि होता है, तो ये संबंध ही कहलाएगा क्या चीज, सहभोजिता। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं, ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बताना भी पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे में आम के पेड़ और आर्किड में संबंध, ये पूछता है, कई बार लंबा लंबा देगा कि एक आम की शाखा पर आर्किड का पेड़ उगा है, तो इनके बीच कौन सा संबंध है समझाइए। तो आम का पेड़ और आर्किड, आर्किड का मतलब जिसको बाना, हमारे यहाँ बाना कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा। जैसे जो आम के पेड़ पर शाखा पर कहीं कहीं महुआ अमरूद पर भी होता है, लगा होता है, और उसमें क्या है, हल्के जैसे गेरुआ कलर में ऐसे लंबे लंबे पतले पतले गुच्छे में फूल होते हैं, वही चीज जिसको बाना कहते हैं, ठीक है, तो वही आर्किड है। तो आम के पेड़ और आर्किड के बीच में क्या है, संबंध जो होता है वो सहभोजिता। क्योंकि अगर देखें आम और इसके बीच क्यों है, आम और आर्किड के बीच क्यों है, जरा समझिएगा। क्योंकि आम को तो ना लाभ है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, एक मिनट। देखिए जो आम का पेड़ है, आम के पेड़ को ना लाभ है ना हानि है, ठीक है, और आर्किड को तो लाभ ही लाभ है। क्यों है, क्योंकि आर्किड का जो पेड़ है उसको जो पोषण है आम के पेड़ से मिल रहा है, यानी आम के पेड़ पर उगा है, लेकिन आम को उसके कारण कोई नुकसान या कोई फायदा है नहीं, तो ये हो जाता है। दूसरा, व्हेल मछली तथा बार्नेकल के संबंध। तो व्हेल मछली और बार्नेकल, बार्नेकल क्या होता है, व्हेल मछली के शरीर पर असंख्य बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चिपके होते हैं। आप कभी वीडियो में कोई देखिए या फोटो डाउनलोड करके देखिए, तो उसके पूरे शरीर पर, व्हेल मछली के पूरे शरीर पर ऐसे इतने छोटे छोटे ऐसे चिपके रहते हैं, वो बार्नेकल होते हैं। तो बार्नेकल को लाभ है क्योंकि उसका तो आश्रय समझो वो घर बना लिए हैं वहीं पर, लेकिन व्हेल मछली ना उसको लाभ है ना हानि है। इसी तरह पायलट मछली तथा शार्क मछली में संबंध। अब आप बोलेंगे ये क्या है, देखिए पायलट मछली एक ऐसी मछली है जो शार्क अत्यंत खतरनाक मछली होती है। तो शार्क मछली जो है वो मतलब उसके नीचे ये पायलट मछली चलती है, शार्क मछली के नीचे ये पायलट मछली झुंड बना के चलती है। इससे क्या है, जो पायलट मछली है उसके लिए तो सुरक्षा कवच बन रहा है, मतलब उसको अन्य जो घातक उसमें जीव होते हैं जलीय, उनसे सुरक्षा मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी शार्क मछली के बीच रास्ते में कौन आएगा, वो खुद इतनी खूंखार है, तो उसको क्या है, पायलट मछली को तो सुरक्षा मिल रही है, लेकिन ये जो शार्क है इससे ना तो उससे कोई लाभ है ना कोई हानि है। तो ये समझ में आ गया ना बच्चों, तो ये संबंध क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, सहभोजिता। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो है प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, परजीविता। अब परजीविता क्या है ध्यान से समझना, ये भी लगभग सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा अंतर। देखिए सहभोजिता में हमने बताया कि एक जीव को लाभ हो और दूसरे को ना लाभ हो ना हानि, लेकिन परजीविता में क्या होता है, दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया
जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को हानि, यानी अब की बार दूसरे जीव को हानि होगी। तो इस संबंध को परजीविता कहते हैं, जैसे मनुष्य तथा खटमल के बीच। समझते हैं हमने क्या बताया। अब की बार जैसे एक जीव मान लेते हैं कि यहां एक जीव है और दूसरा जीव ये है, ठीक है। तो अब की बात कह रहा है कि एक जीव के कारण दूसरे जीव को तो क्या हो, लाभ हो, और दूसरे जीव के कारण इस पहले वाले जीव को प्यारे बच्चों क्या हो, हानि हो। अब की बार क्या हो, हानि हो। तो इनके बीच का जो संबंध कहलाएगा वो कहलाएगा परजीविता। क्या कहलाएगा, परजीविता। ठीक है, क्योंकि ये जो जीव होते हैं वो परजीवी जीव होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां समझिएगा क्या बताया गया है। एक तो यहां पे जैसे मनुष्य और एक खटमल। तो अब खटमल को मनुष्य से क्या होगा, जैसे खटमल मनुष्य के शरीर पर जाएगा, खून चूसेगा, इसे तो लाभ हो रहा है। और इस मनुष्य को बात कर लें, इस खटमल के कारण क्या, इसका खून चूसा जा रहा है, इसे तो हानि, इसका तो भैया हानि हो रहा है। तो ये चीज हो जाता है। या मनुष्य तथा जूं के बीच संबंध लिखना चाहें इस तरह से भी, ठीक है। तो ये हो जाता है परजीविता। इसमें कुछ विशेष समझने की जरूरत है नहीं, पूरा सेम जैसा है, एक जैसा। बट इसमें की बार एक जीव को तो लाभ होगा बट दूसरे जीव को हानि होती है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला है सहोपकारिता। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह भी 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है और वैसे भी फिक्स है प्यारे बच्चों। इसमें एक आपका सहोपकारिता, मतलब जो सहभोजिता, परजीविता, सहोपकारिता, इन तीन में फिक्स होता है एक, और कभी कभार तीनों आ जाते हैं टिप्पणी वाले में। याद रखना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों का लॉजिक एक जैसा है। अब देखिए इसमें क्या है, सहोपकारिता में कि दो प्रजातियों के बीच या दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ हो, तो इस संबंध को सहोपकारिता कहते हैं। इसमें दोनों जातियां एक दूसरे पर पूरी तरह से क्या है, निर्भर होती हैं। ठीक है, क्या बताया कि जैसे यहां पर अब की बार जैसे एक, यहां पे एक जीव है और यहां पर दूसरा जीव है, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है, अब की बार पहले जीव को दूसरे के कारण, यानी इस जीव को दूसरे के कारण क्या है, लाभ हो रहा है, और दूसरे जीव को भी मान लेते हैं पहले के कारण क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि पहले के कारण दूसरे को भी लाभ हो रहा है और दूसरे जीव के कारण पहले को भी लाभ। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो होता है सहोपकारिता। क्या होता है, सहोपकारिता। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सहोपकारिता। जैसा कि देख सकते हैं पादप तथा शैवाल, यानी कोई भी प्लांट्स होते हैं और शैवाल, इनके बीच का जो आपसी संबंध होता है वो सहोपकारिता के अंतर्गत, क्योंकि इसमें पौधों को शैवाल के से भी लाभ होता है और शैवाल को पौधे से, एक दूसरे पर ये पूरी तरह आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सहोपकारिता। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है। देखिए क्या है खाद्य श्रृंखला, एकदम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करिए कि खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा उस जीव को भी किसी अन्य जीव के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई जीव यहां है, इसको ये वाला जीव खा जाए, ये वाला जीव इसको खा जाए, इसको भी कोई और जीव
खा जाए, इसको भी कोई और जीव खा जाए। तो इस तरह से जो श्रृंखला बन रही है वो श्रृंखला ही कहलाती है खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला का जो अंतिम स्तर होता है वो अपघटक होता है। ठीक है, जो मृत उत्पादक तथा उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़कर उनका पुनः से चक्रण करता है। मतलब सबसे पहले क्या होते हैं, उपभोक्ता, मतलब सॉरी उत्पादक, उत्पादक। अब उत्पादक के बाद क्या आते हैं, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब आते हैं। एक मिनट भाई, उपभोक्ता। उसके बाद अब इसमें सबसे अंत में जो आते हैं ये क्या होते हैं, अपघटक, अपघटक। ठीक है, मतलब इसी तरह से क्या है पूरा क्रम चलता है। तो यहां पे जैसे अब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए ये पूरा, क्योंकि कह रहा है कि अंतिम जो स्तर होता है वो अपघटक होता है। फॉर एग्जांपल में अगर और जैसे देखें, ठीक है, हम खाद्य श्रृंखला में देखें तो खाद्य श्रृंखला में अगर आपको मालूम हो जैसे हरे घास, जैसे यहां पे घास लिख दें तो जो घास फूस होती है, अब जो घास फूस है तो इनको जैसे कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा। तो टिड्डा को खाने वाला, जैसे टिड्डा को निवाला अपना कौन बनाएगा, मेढक। तो मेढक को अपना निवाला कौन बनाएगा, तो मेढक को सर्प, और सर्प को कौन, बाज। और बाज को भी इसी तरह से बड़े, जैसे शेर और बाघ। तो अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, एक श्रृंखला बन रही है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला एक दिशिक होती है, एक दिशा में ऐसे चलती चली जाती है। तो यहां पर खाद्य श्रृंखला में परिभाषा में क्या बताया गया कि खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव, जैसे एक जीव दूसरे को खाता है और उसे भी किसी दूसरे जीव द्वारा खाया जाता है। जैसे घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को सर्प खा रहा है, सर्प को बाज, फिर बाज को भी कौन, शेर और चीता बाघ ये खाएंगे। तो एक श्रृंखला बन रही है ना, तो यही होती है खाद्य श्रृंखला। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर क्या है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर साल लगभग पूछता ही पूछता है बायोस्फीयर, या इसी को बोलेगा जैवमंडल। जैवमंडल बहुत कम पूछता है, 90% तो जैवमंडल को ही, हालांकि इसी का नाम है जैवमंडल, लेकिन बायोस्फीयर इंग्लिश वर्ड है, वही हिंदी में पूछता है कि जैवमंडल क्या है या बायोस्फीयर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब जैवमंडल अगर पूछता तो डायरेक्टली आप आराम से लिख सकते थे, जैवमंडल क्या है, तो वह मंडल जिसपे क्या है, समस्त जितने जीव जंतु पेड़ पौधे सब निवास करते हैं, बसते हैं, वही तो है। तो लिखेंगे जैवमंडल या बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग या वह क्षेत्र होता है जहां सजीव निवास करते हैं। यह स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में सम्मिलित रूप से विद्यमान होता है, यानी मिला जुला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रायः यह जल में समुद्र तल से 6 किलोमीटर नीचे और वायु में स्थल से 8 किलोमीटर ऊपर तक का हिस्सा होता है। क्या चीज, बायोस्फीयर या जैवमंडल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट या इसी को तप्त स्थल पूछेगा, आता है 1 नंबर में पूछता है कि भारत के 2 तप्त स्थल के नाम लिखिए, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब 2 तप्त स्थल के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है 1 नंबर में, आधा आधा नंबर का। या कहेगा हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए या तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। देखिए क्या होता है तप्त स्थल, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट
पृथ्वी पर पादपों या जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की एक घनी आबादी, यानी जहां घनी आबादी मतलब उच्च जैव विविधता के ये क्षेत्र होते हैं जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं। यानी जो मनुष्य, जहां मनुष्य का हस्तक्षेप, इंटरफेयर बहुत ज्यादा है और आज यानी उनपे बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है। ये क्या है, जैव संवेदी क्षेत्र भी कहलाते हैं। और भारत उपमहाद्वीप में इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट ये प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ये याद रखना, ये जो हॉट स्पॉट के नाम है कि इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट ये प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं, यानी ये क्या है, तप्त स्थल है। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। हो गया ना, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हैं, इतना जरूर याद रखना। चलिए अगला है कि रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि रेड डाटा बुक क्या है, इसके बारे में 3 नंबर वाले में इसको थोड़ा डिटेल्स में बताया भी है कि रेड डाटा बुक क्या होता है। IUCN यानी IUCN के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, कि ये एक संस्था का नाम है। ठीक, कि IUCN द्वारा जारी की गई ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें विलुप्त यानी जो विलुप्त हो गई हैं प्रजातियां, संकटग्रस्त जो संकट में यानी जो घोर संकट में है, दुर्लभ प्रजातियां, ठीक है, और अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया है। यानी एक ऐसी किताब जिस किताब में विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, अत्यंत दुर्लभ प्रजातियां और साथ ही साथ अनाकलित यानी जिनका भी आकलन नहीं है, उन सबका एक डेटा होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का जो मुख्यालय है वो बहुविकल्पी में कभी कभार आता है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इस जानकारी की सहायता से ही हम उस संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। मतलब इस किताब से हमें डेटा जब मिल जाएगा तो हम क्या है, उन्हें बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव जैसे एक सींग वाला गैंडा, कस्तूरी हिरण और बाघ, बब्बर शेर आदि हैं। ये सभी क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। यानी आज इन सब का जो अंश है वो पृथ्वी से मिटने वाला है, क्योंकि ये सब क्या है, एक विलुप्ति के कगार पे हैं। अभी देखा होगा हमारे PM साहब ने, ठीक है, बाहर से मंगवाया कि यहाँ पर इनकी जो शेर की प्रजातियां हैं, बाघ की प्रजातियां हैं, इन्हें बचाया जा सके, ठीक, ताकि ये जैव विविधता हमारे यहाँ बनी रहे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। और इसमें आता है एक जैसे क्या कहते हैं, विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं, तो नाम ही है ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं। फिर आता है इसमें कि संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, इस पे टिप्पणी। तो संकटग्रस्त प्रजातियां तो ऐसी प्रजातियां जो घोर संकट में है या फिर आने वाले समय में भविष्य में क्या है, विलुप्त हो जाएंगी, तो वो संकटग्रस्त, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर छोड़ना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, बिना कमेंट किए मत जाइएगा।